હેલો फ्रेंड्स, केम छो मजा मा फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं हम उसकी बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो लिखा हुआ है foregoing discussion that genetic engineering or recombinant DNA technology can be accomplished only if we have the key tools। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी तभी हो सकती है जब हमारे पास इसके टूल्स हैं। तो क्या क्या टूल्स हैं? रेस्ट्रिक्शन इंजाइम्स, पॉलीमरेज इंजाइम, लाइगेज, वेक्टर एंड द होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो इन्हीं को हम आगे जो है डिटेल के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, आपको पता है मैं यहाँ पे कंप्लीट एनसीईआरटी को कवर कर रहा हूँ, वर्ड टू वर्ड कवर कर रहा हूँ, ताकि आपके हर एक कंसेप्ट जो है एनसीईआरटी से कवर हो जाए और जितने भी आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हो सभी के सभी आपके क्वालिफाई हो जाएं। ठीक है, आप इजीली उनको क्रैक कर पाओ। तो मैं आपके वो सब क्रैक करवाने के लिए ही यहाँ पे लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड कवर कर रहा हूँ एनसीईआरटी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट, रेस्ट्रिक्शन इंजाइम। रेस्ट्रिक्शन इंजाइम देखो कैसे ये डिस्कवर हुआ, कैसे इसके बारे में पता चला और कौन सा फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इंजाइम था उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखो इन द ईयर 1963 टू इंजाइम्स रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाज इन एस्क्रेशिया कोलाई। अब आपको पता है बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं? जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, राइट। तो बैक्टीरियोफाज को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, उसकी ग्रोथ रोकने के लिए एस्क्रेशिया कोलाई के अंदर दो इंजाइम आइसोलेट किए गए। ठीक है, एस्क्रेशिया कोलाई के अंदर बैक्टीरियोफाज की ग्रोथ रोकने के लिए दो इंजाइम जो है वो आइसोलेट किए गए। एक इंजाइम तो ऐसा था जो मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहा था डीएनए में, तो डीएनए में मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहा था, और दूसरा जो था डीएनए को कट कर रहा था। ठीक है, तो अब जो मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहा था तो वो किस किस में ऐड कर सकता है? ध्यान रखना आपको, एडेनिन और साइटोसिन के अंदर मिथाइल ग्रुप ऐड होते हैं। और जो इंजाइम जो रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए वो कौन सा है? डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, ध्यान रखोगे, डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज ये जो एंजाइम है ये हेल्प करेगा मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर करने के लिए। ओके, दूसरे वाला जो बोल रहा है लेटर वॉज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, मतलब जो कट कर रहा है डीएनए को वो कौन सा है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन का मतलब जो रेस्ट्रिक्ट कर रहा है उसको रोक रहा है, एंडो मतलब बीच में, न्यूक्लियस मतलब जो डीएनए को ब्रेक करेगा। सिंपल सी बात है, जो डीएनए को बीच में से कट कर देगा उसको क्या बोलेंगे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, तो सबसे पहला जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था वो कौन सा था? हिंड 2। ठीक है, अब हिंड 2 को फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोला गया। अब आपको ये ध्यान रखना है कि किसको बोला गया, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। whose functioning depended on specific DNA nucleotide sequence was isolated and was characterized 5 year later। 5 साल बाद इसको आइसोलेट किया गया और उसको करेक्टर्स को करेक्टराइज किया गया। इट वॉज फाउंड एट हिंड 2 always cut DNA molecule at particular point by recognizing a specific sequence। एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है और वो सीक्वेंस क्या है आप नोट डाउन करेंगे? ग्वानिन, थाइमिन, पिरिमिडिन, प्यूरिन, एडेनिन, साइटोसिन। तो ये जो 6 बेस पेयर का सीक्वेंस है, ग्वानिन, थाइमिन, ये है पिरिमिडिन। अब ये पिरिमिडिन मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है? कोई भी साइटोसिन या थाइमिन, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। दूसरा मैंने बोला प्यूरिन, प्यूरिन मतलब यहाँ पे एडेनिन या ग्वानिन में से कुछ भी हो सकता है, एडेनिन, साइटोसिन। ठीक है, तो ये जो 6 बेस पेयर का जो सीक्वेंस है इसको ये रिकॉग्नाइज करता है और यहाँ बीच में से कट सकता है। ठीक है, पिरिमिडिन और प्यूरिन के बीच में से कट करता है इसको, ये आपको ध्यान रखना है। तो कैसे एंड बनेंगे? ब्लंट एंड बनेंगे। ठीक है, ब्लंट एंड यहाँ पे जनरेट होंगे, इस बात को आप ध्यान रखोगे। ठीक है, दिस बेस सीक्वेंस इज नोन एज रिकॉग्निशन सीक्वेंस। तो जो भी मैंने आपको बताया
ये क्या था, रिकॉग्निशन सीक्वेंस होगा। क्लियर। हिंड 2 के अलावा आज हमारे पास 900 से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स अवेलेबल है और उनको 230 से ज़्यादा स्ट्रेन से आइसोलेट किया गया है। क्लियर, सिंपल, ओके। अब बात आती है कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं इनकी नेमिंग कैसे की गई है। तो नेमिंग के लिए आप क्या ध्यान रखोगे कि इनका जो फर्स्ट लेटर होता है, ठीक है, वो कहाँ से आएगा, जीनस से आएगा। ठीक है, जो फर्स्ट लेटर है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है एस्केरेशिया कोलाई RY13। ठीक है, तो इसके अंदर जो फर्स्ट वर्ड जो है या लेटर कह सकते हो ई जो है वो कहाँ से आया है, एस्केरेशिया से। सेकंड जो आता है स्पीसीज, तो आपको पता है जीनस होती है उसके आगे हम स्पीसीज लिखते हैं, तो एस्केरेशिया कोलाई की स्पीसीज क्या है, COLI कोलाई, तो वहाँ से हमने उसके फर्स्ट दो लेटर ले लिए CO। ठीक है, तो ध्यान रखोगे फर्स्ट जो लेटर आ रहा है कैपिटल लेटर जो हम ले रहे हैं वो किसका ले रहे हैं, जीनस का ले रहे हैं। सेकंड टू लेटर्स जो है वो हम स्पीसीज के ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद R ये शो करता है स्ट्रेन को, तो यहाँ पे आप देखोगे ये R आपके पास आ रहा है, ये R हमने स्ट्रेन से लिया। और आगे जो ये 1 लिखा है इको R1, ये 1 जो है ये किसको डिनोट करेगा, जिस सीक्वेंस के अंदर ये एंजाइम स्ट्रेन से आइसोलेट किया गया है। ठीक है, जिस सीक्वेंस में ये एंजाइम, अगर मान लो ये फर्स्ट था तो सबसे पहले एस्केरेशिया कोलाई से सबसे पहला स्ट्रेन ये निकाला गया, इसलिए इसको बोला इको R1। ठीक है, तो ये इको R1 जो था फर्स्ट एंजाइम था जो एस्केरेशिया कोलाई के स्ट्रेन से निकाला गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप देखोगे हिंड 2, तो 2 मतलब क्या था, ये सेकंड एंजाइम था जो आइसोलेट किया गया। अब आपको कन्फ्यूज़न आ रहा होगा यहाँ पे कि मैंने तो पहले बोला था कि फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंड 2 है, तो यहाँ पे 2 क्यों लिखा हुआ है। तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे 2 क्यों है, क्योंकि आप देखोगे इससे पहले जो आया था वो था हिंड 1। ठीक है, पहले तो मैं ये बता दूँ हिंड नाम कहाँ से है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, हीमोफिलस का H, इन्फ्लुएंजा का IN, D जो है वो स्ट्रेन को डिनोट कर रहा है, I या 1 जो है ये लास्ट में ये 1 जो डिनोट कर रहा है रोमन लेटर्स के अंदर ये किस ऑर्डर में आइसोलेट किया गया। हिंड 2 को फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है इसलिए बोला गया क्योंकि उससे पहले जो है आप देखोगे हिंड 1 जो है आइसोलेट हो गया था, पर उसकी प्रॉपर्टी एज ए एंडोन्यूक्लियस नहीं पता लगी थी। ठीक है ना, हिंड 1 आइसोलेट जरूर हुआ था पहले, उसका पता पहले लगा था, पर उसकी एंडोन्यूक्लियस जो एक्टिविटी है वो हिंड 2 के बाद में पता लगी। तो इस वजह से क्या हुआ, इसको फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोला गया, क्योंकि हिंड 2 की जो रेस्ट्रिक्शन प्रॉपर्टीज जो है सबसे पहले पता लगी थी। क्लियर, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। तो सिंपल अगर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम्स फ्रॉम द जीनस। ठीक है, सेकेंड 2 लेटर्स कम फ्रॉम द स्पीसीज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल फ्रॉम विच दे आर आइसोलेटेड। जैसे इको R1 दे रखा है, एस्केरेशिया कोलाई RY13, इससे इसको लिया गया। क्लियर, आगे देखो लिखा हुआ है द लेटर R इज ड्राइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ स्ट्रेन। कहाँ से लिया गया है, स्ट्रेन के नाम से लिया गया है। रोमन नंबर्स फॉलोइंग द नेम्स इंडिकेट द ऑर्डर इन विच द एंजाइम्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम दैट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था एस्केरेशिया कोलाई, तो वहाँ से ECO स्पीसीज से आया, R जो है वो स्ट्रेन को डिनोट कर रहा है फर्स्ट, तो एस्केरेशिया कोलाई RY13 स्ट्रेन से आइसोलेट हुआ ये क्या है, फर्स्ट एंजाइम है। क्लियर, ध्यान रहेगा आपको। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद देखो क्या बोल रहा है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बिलोंग टू ए लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड न्यूक्लिएजेस। तो न्यूक्लिएजेस कौन से होते हैं, जो न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करते हैं। ठीक है, दीज आर ऑफ 2 काइंड्स, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। तो एक्सो मतलब बाहर का मेनली बोलते हैं, तो एक्सोन्यूक्लियस जो कट करेगा वो कहाँ करेगा, एंड्स पे कट करेगा DNA को, मतलब टर्मिनल पोजीशंस पे कट करेगा।
जबकि आप देखोगे एंडोन्यूक्लियस जो होता है वो विद इन द डीएनए मतलब बीच से कट करेगा। तो कोई डीएनए है अगर उसको कोई टर्मिनल पार्ट से कट कर रहा है तो आप क्या बोलोगे, एक्सोन्यूक्लियस की एक्टिविटी है। जबकि वही डीएनए को कोई बीच में से कट कर रहा है तो उसको क्या बोलोगे, एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी है। सिंपल। अब ये काम कैसे करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस। पहले उसको इंस्पेक्ट करेगा, अच्छे से चेक करेगा, जहाँ पे उसको स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिलेंगे वहाँ पे वो उसके साथ बाइंड करके उसको कट कर देगा। ठीक है। एंड कट ईच ऑफ द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द डबल हेलिक्स एट स्पेसिफिक पॉइंट्स इन देयर शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स। अब आपको ध्यान रखना है, इंस्पेक्ट कर रहा है सबसे पहले, उसके बाद स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस को पता लगाया उसने, थर्ड वो क्या कर रहा है, उसके साथ बाइंड हुआ, फिर उसको कट किया। ठीक है। और कहाँ से कट किया, शुगर फॉस्फेट बैकबोन। ध्यान रखना, शुगर फॉस्फेट बैकबोन जो है वहाँ से कट कर रहा है। यहीं से क्वेश्चन बनेगा और आपको ध्यान रखना है शुगर फॉस्फेट बैकबोन से कट कर रहा है। क्लियर। क्योंकि कई बार दिमाग में ये आता है कि यार नहीं वो बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़ रहा होगा, पर ये जो एनसीईआरटी आपको क्लियरली बोल रही है यहाँ पे शुगर फॉस्फेट बैकबोन, या भी आपको डायग्राम से भी मैं क्लियर करूंगा। ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइजेज ए स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। अब बात आती है कि ये पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते क्या हैं। ठीक है। तो पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या है, सिंपल सा आप समझो कि जो दोनों तरफ से रीड करने पर एक जैसे हों। जैसे यहाँ पे मलयालम वर्ड जो दे रखा है, आप चाहे उसको आगे से पढ़ रहे हो चाहे पीछे से पढ़ रहे हो, दोनों तरफ से पढ़ने पर ये सेम आते हैं। ठीक है। तो वहीं आपको अगर दूसरे इंग्लिश के एग्जाम्पल ऐसे दूं तो LEVEL लेवल, तो लेवल को चाहे आगे से रीड करो चाहे पीछे से रीड करो, दोनों तरफ से एक जैसे होते हैं। इसी तरीके से दूसरा वर्ड देखोगे मैडम, आगे से रीड करो पीछे से रीड करो, दोनों तरफ से स्पेलिंग सेम ही आएगी। तो ऐसे वर्ड्स को क्या बोला जाता है, पैलिंड्रोम वर्ड्स। ठीक है। अब डीएनए के अंदर पैलिंड्रोम सीक्वेंस का क्या मतलब है उसको समझो। डीएनए के अंदर पैलिंड्रोम सीक्वेंस का मतलब है जब आप किसी सीक्वेंस को स्टडी कर रहे हो तो वहाँ पे आप देखोगे उसकी जो डायरेक्शन होगी, आप डायरेक्शन क्या कहोगे, 5 टू थर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ से जब इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपके पास सीक्वेंस आ रहा है GAATTC। वहीं नीचे वाले स्ट्रैंड का 5 टू 3 डायरेक्शन देखोगे, वहाँ पे जब आप जाओगे GAATTC, तो चाहे आप उसको आगे से पढ़ रहे हो चाहे आप उसको पीछे से पढ़ रहे हो, दोनों तरफ से सीक्वेंस जो आ रहा है सेम आ रहा है। इसलिए इसको आप क्या बोलोगे, पैलिंड्रोम सीक्वेंस। ध्यान रहेगा, पैलिंड्रोम सीक्वेंसेस क्या होते हैं, आगे से पढ़ने में और पीछे से पढ़ने में दोनों तरीके से वो सेम आना चाहिए, तो आप उसको बोलते हो पैलिंड्रोम सीक्वेंस। क्लियर। ओके। तो अब देखते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम कैसे कर रहे हैं। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या कर रहे थे, हमने सबसे पहले बोला था इंस्पेक्ट कर रहे थे, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को पता लगा रहे थे। ठीक है। जहाँ पे वो कट करता है, तो यहाँ पे जो एंजाइम लिया हुआ है वो कौन सा है, एस्क्रेशिया कोलाई R1। ठीक है। इक्को R1 जो है एंजाइम लिया गया है। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है जो पर्टिकुलर सीक्वेंस देखता है वो ये वाला है GAATTC। ठीक है। ये सीक्वेंस देख रहा है। याद करने का तरीका है गटक। ठीक है। बहुत सिंपल है गटक। तो GAATTC गटक, आगे से और पीछे से। तो हमने देखा कि उसने दोनों जो वेक्टर डीएनए है और जो फॉरेन डीएनए है दोनों को उसने कट किया। ठीक है। दोनों को कट कर रहा है सेम साइड पे। अब ये कट कैसे करता है, यहाँ से और यहाँ से, इस तरीके से वो कट करेगा। ठीक है। तो आप इसको डायग्राम में और अच्छे से देखो, दोनों को सेम जगह से कट कर रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो आप देखोगे इसका नीचे वाला पार्ट ये G और A के बीच में यहाँ कट करता है, नीचे वाले स्ट्रैंड को भी G और A के साइड से ही कट करेगा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड प्रेजेंट होंगे वो कौन सा बॉन्ड होगा, शुगर फॉस्फेट बॉन्ड, है ना। दो जो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं वो शुगर फॉस्फेट बॉन्ड से ही आपस में जुड़े होते हैं, जिसको आप बोलते हो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स को यहाँ से
ब्रेक करेगा और बीच वाले ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी अलग होंगे, तभी आपके पास ये क्या है, स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, स्टिकी एंड्स जो कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे टी है, ये आपस में बाइंड हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसको कट कर रहा है। अब आगे देखो, क्योंकि ये स्टिकी एंड्स हैं तो ये आपस में जुड़ सकते हैं और जुड़ने में हेल्प कौन करता है, लाइगेज एंजाइम इसको जुड़ने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमें यूज़ करना होगा वेक्टर डीएनए में और फॉरेन डीएनए के लिए, जो उनको सेम साइट पे कट करे ताकि उनको इजीली जोड़ा जा सके। क्लियर है? मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा ये। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया पैलिंड्रोम सीक्वेंस क्या होते हैं। ठीक है, दीज आर ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट फॉर्म द सेम वर्ड व्हेन रेड बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। आगे से और पीछे से पढ़ने में एक जैसे हों। ठीक है, द पैलिंड्रोम इन डीएनए इज ए सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर्स दैट रीड द सेम ऑन द टू स्ट्रैंड्स। तो जो डीएनए के तो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं 5 to 3 डायरेक्शन में, मैंने बताया आपको, और उसके अपोजिट वाला 5 to 3 डायरेक्शन में, तो ये दोनों जो सीक्वेंस होंगे सेम होंगे। ठीक है, तो उसको क्या बोल दोगे, पैलिंड्रोम सीक्वेंस। क्लियर? चलो, जैसे यहाँ पे आपको दिखा दिया बना के भी, GAATTC GAATTC दोनों डायरेक्शन में आप जाओगे आपको सेम मिलेंगे। आगे क्या बोल रहा है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोम साइट। सेंटर इसका ये है, उससे थोड़ा सा दूर। ठीक है, थोड़ा सा दूर, तो मतलब मैंने आपको बताया था जी और ए के बीच में कट कर रहा है, मतलब एकदम सेंटर में कट नहीं कर रहा। ठीक है, दिस लीव्स सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन एट द एंड्स। एंड्स के ऊपर सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन रह गए। तो अभी हमने देखा था इसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन हमें दिख रहे थे, ये वाले। ठीक है, ये सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये रह जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, these leaves single stranded portion at the ends, there are overhanging stretches called sticky ends। तो इनको क्या बोल दिया, sticky ends। these are named so, क्यों इनको ऐसा नाम दिया गया, because they form hydrogen bonds। अब sticky का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे कोई गम वगैरह लगी होगी जिसकी वजह से वो चिपक जाएंगे, नहीं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं अपने कॉम्प्लीमेंट्री कट पार्ट्स के साथ। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री जो पार्ट है, एक के ऊपर आप देखोगे इस तरीके से क्या आया था यहाँ पे, तो इसका काउंटर पार्ट क्या है, TTAA, और यहाँ पे क्या है, AATT। तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये इसके ऊपर जुड़ जाएगा यहाँ पे इजीली। ठीक है, यही मैंने आपको पहले बताया। मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा क्लियर हो गया होगा, मैंने एक एक लाइन पढ़ के भी बता दिया आपको। दिस स्टिकीनेस ऑफ द एंड्स फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ द एंजाइम DNA लाइगेज। तो DNA लाइगेज हेल्प कर रहा है इसको आपस में जुड़ने के लिए। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ DNA। तो ऐसा DNA जिसके अंदर आपने फॉरेन जीन को इंसर्ट किया है उसको क्या बोल दोगे, रिकॉम्बिनेंट DNA। ठीक है, तो वो जो DNA है वो अलग अलग सोर्सेस जीनोम से हो सकता है, क्योंकि वेक्टर आपको पता है कोई ना कोई बैक्टीरिया से आइसोलेट किया होगा और जीन्स अपने किसी भी ऑर्गेनिज्म से जो फॉरेन जीन इंसर्ट करने आइसोलेटेड हो सकते हैं। When cut by the same restriction enzyme, the resultant DNA fragments have the same kind of sticky ends। ये भी मैंने आपको बताया, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज़ करोगे तो रिजल्टेंट जो DNA फ्रेगमेंट है उसके अंदर सेम तरह के स्टिकी एंड्स बनेंगे ताकि उनको इजीली जोड़ा जा सके। तो यहाँ पे आपको ये जो डायग्राम शो कर रहा है उस डायग्राम में भी यही बता रहा है। तो ये जो फॉरेन DNA है, ये वेक्टर DNA है, दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कट किया, ये जो है जीन यहाँ पे आइसोलेट हो गए, इसको इस साइट के ऊपर यहाँ पे बाइंड कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, इसको दोबारा सेल के अंदर इंसर्ट कर देंगे और वहाँ पे वो क्लोन होगा। क्लोन होने का मतलब क्या है, अपनी कॉपी बनाएगा। ठीक है, अब बात ये आती है कि अगर हमने यहाँ पे जीन डाल रहे हैं, ये वाला हमने लाइगेज एंजाइम उसके अंदर ऐड किया, तो स्टिकी एंड्स तो यहाँ पे भी दोनों तरफ होंगे। क्या ये वाले आपस में ऐसे नहीं जुड़ सकते? क्या ये वाला
जो प्लाज्मिड था ये आपस में दोबारा सेल्फ लाइगेट नहीं हो सकता, तो यहाँ पे सेल्फ लाइगेशन भी तो हो सकता है। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये जो सेल्फ लाइगेशन है, जो वेक्टर अपने आप खुद ही के साथ दोबारा भी तो जुड़ सकता है लाइगेज को यूज़ करके, तो ये जो सेल्फ लाइगेशन है इसको कौन प्रिवेंट करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसके लिए जो एंजाइम है वो कौन सा है, एल्केलाइन फॉस्फेटेज। नोट कर लो, पूछा जा सकता है, एल्केलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम जो है वो जो है इसकी सेल्फ लाइगेशन को प्रिवेंट कर रहा है। तो ये क्या करता है, फिफ्थ एंड के ऊपर जो फॉस्फेट ग्रुप होगा वेक्टर के उसको रिमूव कर देगा। ध्यान रखना, फिफ्थ एंड के ऊपर जो फॉस्फेट ग्रुप होगा उसको रिमूव कर देगा। क्लियर, ध्यान रहेगा, एल्कलाइन फॉस्फेटेज सेल्फ लाइगेशन से बचा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, यू मे हैव रियलाइज्ड द नॉर्मल unless one cuts the vector and the source DNA with the same restriction enzyme, the recombinant vector molecule cannot be created। अगर सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ नहीं करोगे तो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर जो है वो जनरेट नहीं हो सकता। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर क्या है, वो वेक्टर जिसके अंदर फॉरेन जीन इंसर्ट किया गया है। सिंपल, ध्यान रहेगा। अब बात आती है सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करना है और आइसोलेट करना है। तो आपने क्या किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उनके अंदर डाल दिया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बन चुके हैं आपके पास, क्योंकि अगर मल्टीपल साइट्स है तो आपके पास जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट कर रहा है उसको, तो आपके पास बहुत सारे फ्रेगमेंट्स आ जाएंगे। अब क्या करना है, उन फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करना है और हमें जो डीएनए चाहिए उसको हम आइसोलेट करेंगे, क्योंकि सारा का सारा तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो सिर्फ एक स्पेसिफिक जो जीन्स है वो चाहिए। तो वो कैसे निकाला जाएगा, जो टेक्निक है उसको क्या बोल रहे हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिजल्ट इन फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। तो बहुत सारे फ्रेगमेंट्स आ गए हैं हमारे पास। दीज फ्रेगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय अ टेक्निक कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, देखो नाम पे जाओ, जेल मतलब यहाँ पे कोई ना कोई जेल यूज हो रहा होगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब इलेक्ट्रिक करंट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया जा रहा है डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए। सिंस डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स, क्योंकि डीएनए फ्रेगमेंट्स नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, और नेगेटिव चार्ज उनके ऊपर किस वजह से आता है, फॉस्फेट ग्रुप की वजह से, राइट। तो फॉस्फेट ग्रुप आपको पता है उसमें नेगेटिवली चार्ज होता है, इसकी वजह से डीएनए के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज आता है। दे कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टू मूव टूवर्ड द एनोड अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने आपको ये बोला, इलेक्ट्रोफोरेसिस वर्ड से क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो क्या करेंगे, डीएनए फ्रेगमेंट्स सेपरेटली मूव करेंगे और सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डायग्राम में भी देख लेते हैं। तो ये आपके सामने यहाँ पे डायग्राम है। तो इस डायग्राम में अगर आप देखोगे, ये वाली जो साइड है यहाँ पे जो है नेगेटिव चार्ज कैथोड, और यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज एनोड प्रेजेंट होगी। सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ सप्लाई किया जाएगा इसको। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, डीएनए फ्रेगमेंट्स इसके अंदर सेपरेट होंगे। चलो पूरी टेक्निक को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, नेगेटिव कैथोड है, पॉजिटिव एनोड है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहे हैं वेल्स हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो जेल यूज़ किया गया है, जेल कौन सा है, एग्रोज जेल है। ठीक है, जो सीवीड से आइसोलेट किया जाता है, एग्रोज जेल जो सीवीड से आइसोलेट किया जाता है। ये भी एनसीईआरटी में अभी पढ़ा दूंगा आपको। तो यहाँ पे वेल्स है, वेल्स मतलब गड्ढे हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, डीएनए को लोड किया जाता है। तो इसके अंदर डीएनए है, डीएनए के ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है। अब आपको पता है नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में रिपेल करेंगे, और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। ठीक है, तो ये अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट कर रहा है। क्लियर। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट तो कर रहा है, पर यहाँ पे जो ये स्ट्रैंड सेपरेट होंगे
वो इस तरीके से होंगे कि स्मॉलेस्ट जो सबसे छोटा होगा वो सबसे दूर मूव करेगा, ठीक है। स्मॉलेस्ट साइज का जो होगा वो सबसे दूर जाएगा और जो सबसे बड़े साइज का होगा वो पीछे रह जाएगा, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट साइज का सबसे आगे जा रहा है और जो सबसे बड़ा है वो पीछे रह गया। अब यहाँ पे आपको एक और ध्यान रखना है, एक लेडर भी यूज़ किया जाता है यहाँ पे, जिसके ऊपर नॉन सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नॉन सीक्वेंसेस वाला एक लेडर भी यूज़ किया जाता है। उस लेडर के बेस पे आपको पता लग जाता है कि ये जो डीएनए फ्रेगमेंट के जो साइजेज हैं वो कितने हैं, ठीक है। तो वो साइज पता लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं क्या, लेडर, ठीक है। ये भी आप ध्यान रख सकते हो। अब चलो थोड़ा सा इसके ऊपर आ जाते हैं, हमारी एनसीईआरटी क्या क्या कह रही थी। तो टू मूव टूवर्ड द एनोड अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ मीडियम और मैट्रिक्स, तो एक मीडियम या मैट्रिक्स चाहिए जिसके अंदर से मूव करेगा। तो मैंने आपको बताया एक जेल प्रेजेंट होता है इसके अंदर, वो जेल कौन सा है, एग्रोज जेल, ठीक है, विच इज़ नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड्स। ध्यान रखना है, पूछा जाएगा जेल कौन सा है तो आप बोलोगे एग्रोज जेल है। कहाँ से उसको आइसोलेट किया जा रहा है, सीवीड से उसको निकाला जा रहा है। डीएनए फ्रेगमेंट किस बेस पे सेपरेट होते हैं, सेपरेट और रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू देयर साइज, साइज के बेस पे, थ्रू सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय एग्रोस जेल। तो एग्रोस जेल के बीच में क्या होंगे, छोटे छोटे पोर्ट्स प्रेजेंट होंगे, उन पोर्ट्स के थ्रू वो मूव करेगा, तो उसी को क्या बोल दिया, सीविंग इफेक्ट, ठीक है। तो एग्रोस जेल के अंदर से वो मूव करें। द स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज द फार्दर इट मूव, जितना छोटा साइज होगा उतना ही दूर मूव करेगा। क्लियर, ध्यान रहेगा आपको ये सब चीज़ें जो मैंने बताई। क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है, डीएनए के ऊपर चार्ज क्या होता है, ठीक है, किस तरफ मूव करेगा, एनोड की तरफ या कैथोड की तरफ, जेल कौन सा यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, एग्रोज जेल, कहाँ से आइसोलेट कर रहे हैं, सीवीड से आइसोलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ये आपको जो फिगर में नीचे ये दिया होता है ना, इसको जरूर पढ़ा करो, इसको मिस नहीं करना। तो यहाँ पे आप देखोगे शोइंग माइग्रेशन एंड ऑफ अनडाइजेस्टेड लेन वन, तो ये जो लेन वन आपको दिखा रहा है इसके अंदर जो ये डीएनए है ये अनडाइजेस्टेड है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ये ब्रेक नहीं हुआ, इसलिए पूरा का पूरा डीएनए सबसे ज़्यादा साइज का होगा, इसलिए यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही आपको स्ट्रैंड नज़र आ रहा है, ठीक है। पर बाकी सारे आप देखोगे ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा ब्रेक किए गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रैंड्स मिल रहे हैं। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है अनडाइजेस्टेड लेन 1 के अंदर है और डाइजेस्टेड सेट जो है 2 to 4 के अंदर प्रेजेंट है। तो ये आप ध्यान रखोगे, कई बार आपको फिगर के अंदर पूछ लेता है। और आजकल आपको पता है सीबीएसई में केस स्टडी क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उन केस स्टडी के अंदर भी ये आ सकता है। तो फ्रेंड्स मैं साथ साथ आपको बताता चल रहा हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, आपको बहुत ध्यान रखना है ताकि आपके कहीं से गलती से भी मार्क्स ना कटे। अब क्या है, जब ये डीएनए फ्रेगमेंट्स यहाँ पे सेपरेट हो गए उसके बाद क्या, द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज, उनको देखा कैसे जाएगा, पहले उसको स्टेन करेंगे इथिडियम ब्रोमाइड से और उसके बाद उसके ऊपर एक्सपोजर करेंगे यूवी रेडिएशंस का। तो यूवी रेडिएशन जब उसके ऊपर डालेंगे तो फ्रेगमेंट जो है आपको विजिबल हो जाएंगे। प्योर डीएनए फ्रेगमेंट्स को आप विजिबल लाइट के अंदर बिना स्टेनिंग के नहीं देख सकते, ठीक है, सिंपल। तो आपको ये ध्यान रखना है, विजिबल लाइट में आप तो एक तो डीएनए को नहीं देख सकते और विदाउट स्टेनिंग भी आप उसको नहीं देख सकते हो। तो आपको इथिडियम ब्रोमाइड से उसको स्टेन करना है, दूसरा यूवी लाइट से उसका एक्सपोजर कराओगे तो आपको ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखेंगे। ध्यान रखना, आपसे पूछा जाएगा कि स्टेनिंग एजेंट कौन है, इथिडियम ब्रोमाइड, और कलर कौन सा आता है, ऑरेंज कलर के बैंड्स आ रहे हैं, ठीक है। द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द एग्रोस जेल, एग्रोस जेल से उसको कट आउट करके बाहर निकालेंगे एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस। तो जेल से क्या किया, वो डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट कर लिया। इस प्रोसेस को क्या बोला गया, इल्यूशन, ध्यान रखना है, इल्यूशन, ठीक है। द डीएनए फ्रेगमेंट्स प्यूरिफाइड इन दिस वे आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय जॉइनिंग देम विद क्लोनिंग वेक्टर। तो यहाँ से क्या हुआ, ये क्या बोल रहा है
कि डीएनए फ्रेगमेंट्स को कट करके बाहर निकाल लिया। ये जो फ्रेगमेंट्स आए इनको कट करने के बाद वहाँ से डीएनए के फ्रेगमेंट को आइसोलेट करेंगे, आइसोलेट करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर ज्वाइन कर देंगे ताकि वहाँ पे वेक्टर के अंदर वो कॉपी हो सके और उनकी बहुत सारी कॉपी जनरेट की जा सके। इल्यूशन, ध्यान रखना ये वर्ड इल्यूशन सीबीएसई में पूछा जाता है व्हाट इज इल्यूशन, और आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी आ सकता है। ठीक है, तो सेपरेशन मेथड जो है उसी की बात कर रहे हैं इल्यूशन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है क्लोनिंग वेक्टर। तो क्लोनिंग वेक्टर जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर शुरू करेंगे। तो ये जो था सेकंड पार्ट था वीडियो का। आई होप आपको पता लगा होगा किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।